सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के मिड टर्म के पेपर के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। ये जो है इवनिंग शिफ्ट का जो है बॉयज का मिड टर्म का इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो इसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हम जो है बात करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मोस्टली तो मॉर्निंग शिफ्ट जैसा ही रहता है, ठीक है। कुछ जो उल्टा पेपर आता है, जैसा मॉर्निंग का होगा बिल्कुल वैसा ही इवनिंग का होता है। बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप बना दीजिए बना दीजिए, आप केवल मॉर्निंग का बनाते हो, इवनिंग का नहीं बनाते। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अंतिम वस्तु नहीं है, ठीक है। लड़कियों में क्या आया था, कौन सी मध्यवर्ती नहीं है, ठीक है। तो अंतिम वस्तु नहीं है मतलब पूछ रहा है कौन सी जो है अंतिम वस्तु नहीं है, मतलब कौन सी मध्यवर्ती है। तो विद्यालय द्वारा खरीदे गए डेस्क अंतिम होती है। डॉक्टर द्वारा डॉक्टर द्वारा खरीदी गई एक्सरे की मशीन, और लिखा हुआ है ये रेस्टोरेंट के ग्राहकों के लिए खरीदा गया टीवी, एंड डॉक्टर के द्वारा खरीदी गई एक्सरे की मशीन, और एक अस्पताल द्वारा नर्सों के लिए खरीदी गई यूनिफॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन तो ये अच्छा है, ठीक है। मेरे ख्याल से तो इसका जो आंसर है ये जो है यूनिफॉर्म, ये तो कर्मचारियों का, नर्सों के कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंदर आ जाएगा ये तो, ठीक है। मेरे ख्याल से तो इसका आंसर जो है वो बी होना चाहिए। मुझे इसका डाउट है, ठीक है, एक्चुअली मुझे इसका डाउट है, बट मेरे ख्याल से इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो जो एक्सरे की मशीन है, ठीक है, या तो मैं चलो अभी तो बी लगा लीजिए, लेकिन मुझे ना इसमें डाउट है, ठीक है। अभी आप बी लगा लीजिए क्योंकि डॉक्टर जो है वो उसकी सर्विस की प्रोडक्शन में वो हेल्प कर रही है, या तो बी या तो बी या तो सी, ठीक है। इसी में मुझे डाउट है। ये कर्मचारी के पारिश्रमिक का घटक होता है एक्चुअली, ठीक है। तो या तो यूनिफॉर्म ही होना चाहिए, वैसे तो मैं अभी इस पे ओके नहीं हूँ, ठीक है। बट या तो बी या तो सी। उसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रवाह है, ठीक है। प्रवाह जो है आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन कौन सा प्रवाह है। तो देखेंगे बहुत ही ज्यादा ध्यान से इस बार ना, ऐसे ऐसे आगे के ले भाई दो दो ऑप्शन दे दिए। आप बता भाई कौन कौन सा जो है कौन कौन सा जो है वो प्रवाह है। तो अगर आपको याद है तो पहले आप इसमें देखिए इसमें से स्टॉक कौन सा है, ठीक है। इसमें से स्टॉक अगर आप देखेंगे तो श्रम बल जो है वो स्टॉक है, ठीक है। श्रम बल स्टॉक है, तो बाकी रहा कौन, एक तीन चार। एक तीन चार जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पे। तो दूसरे का जो आंसर है वो आ जाएगा आपका डी, ठीक है। पहले वाले में ना मुझे आपने मोस्टली मुझे पता है सी ही लगाया होगा, ठीक है। सी ठीक है, लेकिन मैं इसको कर्मचारियों के पारिश्रमिक की वजह से बोल रहा हूँ, अदरवाइज वो भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो वो अंतिम ही है, ठीक है, एक्सरे की मशीन। लेकिन मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मोस्टली बच्चों ने सी लगाया होगा, सी आप इसका देख सकते हो। अभी ओके पे सी कर दीजिए, चलो ठीक है, सी को ओके कर दीजिए। उसके बाद जो है पहचानिए निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। फीफा कह रहा है, फीफा जो है क्या लिखा है, एनएफआई विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, फीफा विदेशों से कारक आय विदेशों को कारक आय बाजार कीमत पर। अच्छा, ये यहाँ पे लिख दिया, ये सारी चीजें होती हैं। कह रहा है, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। ये आपका जो है हम कल वो जो कर रहे थे सपोर्ट मटेरियल के अंदर, वो वाला क्वेश्चन है ये, अगर आपको याद हो तो सपोर्ट मटेरियल का वो पूरा वही क्वेश्चन है, डिट्टो। देख लीजिएगा चाहे आप, तो इसको आप करके देख लीजिए। कैसे करोगे आप, वैसे ही कर लीजिए कि एनपी और डीपी दे रखा है ना, तो एनपी और डीपी लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। एनपी और डीपी जो है, या एनपी लिख लीजिए। एनपी का फॉर्मूला होता है एनपी इज इक्वल टू डीपी प्लस एनएफआईए, ठीक है जी। तो कह रहा है जब एनएफआईए की वैल्यू जीरो से कम है, जब एनएफआईए की वैल्यू जीरो से कम होती है, ठीक है। जब एनएफआईए की वैल्यू जीरो के बराबर होती है तो एनपी डीपी तो बराबर होते हैं, तो ये ऑप्शन तो हटा ही दीजिए, ठीक है। और जब ये कह रहा है जब ये कह रहा है जब फीफा की वैल्यू कम है और फीटा की वैल्यू ज्यादा है, मतलब को वाला ज्यादा है। तो अगर मान लो ये 500 है, ठीक है। ओ सॉरी, अगर मान लीजिए डीपी अगर मैं 500 ले लूं, ठीक है, और फीफा फीफा कम है और फीटा ज्यादा है, तो एनएफआई नेगेटिव का आएगा, ठीक है। नेगेटिव का मान लो 100 ले लिया मैंने अपने मन से, तो इसकी वैल्यू 400। एनपी कम हो जाता है, एनपी कम हो जाता है जब ये होता है, तो ये भी ऑप्शन हटा दीजिए। ये भी जो है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो एनपी ग्रेटर देन लिख दिया इनने, तो ये दोनों तो हटा दो, ये तो है ही नहीं। उसके बाद आ जाइए, जब एन एफ आई ए कम होता है जीरो से और जब एन एफ आई ए ग्रेटर देन होता है,
तो एनपी का फॉर्मूला जो है, एनपी का फॉर्मूला डीपी प्लस NF/IA। ठीक है, तो अगर भाई ये मान लो 500 है और अगर मान लो ये 10 है, तो आंसर कितना जाएगा, 510 आ जाएगा। तो एनपी की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी डीपी से अगर एनएफआईए ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है इसका, डी डी विकल्प जो है, डी विकल्प जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इसको अच्छे से। उसके बाद कहता है, इसको पढ़िए और बताइए क्या है। ऋणात्मक बाध्यताएं की उपस्थिति में जीडीपी के कल्याण सूचक के रूप में प्रयोग कल्याण के वास्तविक अधिक अनुमान, ऋणात्मक बाध्यताएं की उपस्थिति में जीडीपी का कल्याण सूचक के रूप में प्रयोग कल्याण का वास्तविक से अधिक अनुमान लगाता है, कल्याण का वास्तविक से अधिक अनुमान लगाता है। ये पूछ रहा है क्योंकि नेगेटिव एक्सटर्नलाइटिस को जो है हम उसके अंदर काउंट नहीं करते जीडीपी में, तो काउंट नहीं करते तो भाई सिंपल सी बात है, वो जो कल्याण दिखा रहा है वो ज्यादा ही दिखा रहा है, तो ये तो बात ठीक है। बाएं में शामिल नहीं किया जाता, ये भी ठीक है, दोनों चीजें ऑप्शन ठीक है, इसका जो आंसर है ए हो जाएगा। उसके बाद आता है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा की पूर्ति का भाग नहीं है। नोट और सिक्के, बैंक बचत खाते में मांग जमाए, बैंक चालू खाते में मांग जमाए, और कहता है डाकघर बचत खाते में जमाए। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा की पूर्ति का जो है, मुद्रा की पूर्ति का जो है पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या कहते हैं, बैंक चालू खाते में मांग जमाए, बैंक बचत खाते में मांग जमाए, और डाकघर डाकघर बचत खाते में जमाए। अच्छा जी, इसका जो आंसर है ये आ जाएगा आपका बी। ठीक है, बी इसका आंसर आएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है उस दर को पहचानिए जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देते हैं, तो वो तो रेपो दर कहलाती है, ये तो आप लिख ही सकते हो। ठीक है, रेपो दर भी होती है, शॉर्ट टर्म पे रेपो दर देता है, लॉन्ग टर्म पे सॉरी, रेपो दर और लॉन्ग टर्म के लिए बैंक दर। तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है, तो 2 और 3 कहाँ पे है, बी ऑप्शन इसका ठीक है। उसके बाद ये वही उपभोग फलन, उपभोग फलन बा 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 उपभोग फलन जो है ये आ गया तीसरे से। बचत फलन, बचत फलन आ गया पहले से। स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त उपभोग और स्वायत्त निवेश, क्या कह रहा है ये, स्वायत्त उपभोग जो है स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 0। तो क्या कहते हैं, 3 1, 3 और 1, पहले 3 और 1 देखिए कहाँ पर है, 3 और 1 जो है, 3 और 1 तो यहाँ पे यही इसका आंसर है। ठीक है, सी का क्या जाएगा, सी का जो है, सी का जो है, हम्म, एक मिनट रुकिए जरा, उपभोग फलन सी बार प्लस MPCY। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, इस तीसरे सी का ये आ जाएगा, ये इसका इसके साथ मैचिंग हो जाएगी, और इसका जो है इसके साथ मैचिंग हो जाएगी। ठीक है, स्वायत्त निवेश ऐसे बनता है ना सीधा, ऐसे एक्स अक्ष के समांतर, तो इसका मैचिंग जो है बी, बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब वास्तविक बिक्री नियोजित बिक्री से ज्यादा हो जाती है, मतलब बिक्री डिमांड ज्यादा हो गई, जितना माल जितना हमने सोचा था, तब माल सूची में कमी हो जाती है, तब माल सूची में स्टॉक में कमी हो जाती है, इसे डैश माल सूची निवेश कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, अच्छा जी, इसको कहा जाता है, ऑप्शन में दे रखे अन अनभिप्रेरित, क्या लिख दिया, अनभिप्रेरित, ऋणात्मक, नियोजित और धनात्मक। मतलब आपने जितना माल बनाया था एक्चुअल में उससे ज्यादा बिक्री हो रही है, तो भाई माल आपका कम पड़ गया, तो माल आपका कम पड़ गया जितना आपने सोचा था। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको, यार ऑप्शन जो है यहाँ पे, एक मिनट रुकिए जरा, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, सोचा नहीं था, अनप्लान हो गया। ठीक है, अनपेक्षित कहते हैं इसको, अनभिप्रेरित कर गलत वो लिख दिया हमने। डैश का मान ऋणात्मक हो सकता है, कौन नेगेटिव हो सकता है, तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है। उपभोग रेखा ये है, इसमें ए क्या दर्शाता है, तो ये तो उसमें भी आया था ना, बढ़िया क्वेश्चन था ये, लड़कियों वाले में भी आया था। ठीक है, स्वायत्त उपभोग है, स्वायत्त उपभोग। उसके बाद है आरबीआई ने 0.5% की वृद्धि की घोषणा की, वृद्धि की घोषणा करी, अब सीआरआर
4.5% हो गई, जिससे अर्थव्यवस्था में इतने करोड़ रुपए की मुद्रा कम हो गई। इस प्रक्रिया को समझाइए। तो जब सीआरआर कम होती है तो क्या होता है, ये आपको बताना है। जब सीआरआर कम होती है तो भाई कमर्शियल बैंक जो है, आरबीआई ने नगद आरक्षित अनुपात आरबीआई ने नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में इतने परसेंट की वृद्धि कर दी। ठीक है। अब कमर्शियल बैंकों को आरबीआई को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो उसके पास लोन में कम रह जाएंगे। जब लोन में कम रह जाएगा तो जनता को लोन कम मिलेगा, जिसकी वजह से मुद्रा की पूर्ति कमी हो गई। ये आपको लिखना था। उसके बाद कह रहा है एक कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, फाइंड आउट द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑफ द इकोनॉमी। मतलब ये तो हलवाई क्वेश्चन हो गया। आपको बोल रहा है ये एक उपभोग फलन है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल। अब ये कितना, एमपीसी, एमपीएस कितना हो जाएगा, एमपीएस 0.25 हो जाएगा, क्योंकि ये 0.75 है। तो के का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में एमपीएस। आंसर कितना आ जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे दो, 4 आंसर हो जाएगा। मतलब ये तो फ्री फ्री के 3 नंबर हैं आपके लिए। 3 नंबर का तो क्वेश्चन ही नहीं है ये, 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है क्या निकाल, एमपीसी और एमपीएस निकाल। लड़कियों में एपीसी एपीएस आ गया था, तो कैसे निकालोगे आप इसमें, 100, 200, 300। एंड उपभोग आपको दे रखा है, उपभोग सॉरी इनकम जो है, क्या है पेपर ना इस बार प्रिंट सही नहीं हुए भाई। वाई आपको जो दे रखा है 0, 100, 200, 300। और सी आपको जो दे रखा है, ये आपको दे रखा है 100, 175। ठीक है, 250, 300। ये आ गया आपका। अब डेल्टा वाई निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो डेल्टा वाई में 100 का गैप चल रहा है। ठीक है, पहला डैश लिख दीजिए, 100, 100, 100। डेल्टा सी निकाल लीजिए। डेल्टा सी में जो है आपका, ये आ जाएगा आपका 75। ठीक है, 75। और ये आ जाएगा आपका क्या कहते हैं, 50। उसके बाद जो है क्या क्या निकालना है, डेल्टा सी भी निकाल लीजिए, डेल्टा एस भी निकाल लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट इसमें से इसको ही घटा दीजिए, 25, 25, 50। ठीक है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी डेल्टा एस होता है। अब आ ही जाएगा। ठीक है, भाग कर देंगे अब तो। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी को डेल्टा वाई से 0.75, 0.75, 0.5 एमपीसी आ जाएगा। और 0.25, 0.25 और ये आ जाएगा 0.2। ठीक है जी, ये तो आसान क्वेश्चन है। कह रहा है, ये लड़कियों में भी आया था, उसमें भी आ गया। कह रहा है क्या जीडीपी एट एमपी एनडीपी एट एमपी से एमपी के मूल्य से कम हो सकता है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। देखो कह रहा है लड़कियों में पूछा था ग्रेटर देन का। कह रहा है जीडीपी एट एमपी जो है वो एनडीपी एट एमपी से एम के मूल्य से कम हो सकता है। क्या इसकी वैल्यू इससे कम हो सकती है, होती है जब जब एनआईटी पॉजिटिव का होता है, सॉरी जब एनआईटी नेगेटिव वो होता है तो हो जाता है ना। एनआईटी के ऊपर डिपेंड करता है, एनआईटी की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। भाई मान लो अगर ये 400 है और एनआईटी 100 है तो वो ज्यादा हो जाता है, और अगर ये नेगेटिव है तो वो कम हो जाएगा। तो ये लड़कियों वाला सेम क्वेश्चन है। बोला था घर से ही लिख के ले जाना, आएगा ही आएगा। ठीक है, और क्लियरिंग लोन आएगा ही आएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो हमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कहता है नीचे, कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है, कौन सा आंसर देना है। कह रहा है इसको पढ़िए और इसको समझ के क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिए। एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाने के लिए क्या होंगे, बताया था भाई एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है एग्रीगेट सप्लाई से। तो बोला था फिक्स क्वेश्चन है, देख लीजिए। एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है एग्रीगेट सप्लाई से। तो क्या अर्थव्यवस्था के अंदर क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रक्रिया होगी, माल ज्यादा बना दिया आपने, डिमांड ही नहीं है, उत्पादक के पास बिना बिका माल रह जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो कम उत्पादन की योजना बनाएगा, एग्रीगेट सप्लाई घटेगी। मूल्य ह्रास क्या है, मूल्य ह्रास की गणना किस प्रकार की जाती है, ये लो हलवा क्वेश्चन। मूल्य ह्रास का अर्थ लिख देते, और क्या कहते हैं मूल्य ह्रास का अर्थ लिख देते, फॉर्मूला लिख देते मूल्य ह्रास का। गैर मौद्रिक विनिमय बोला था जीडीपी की सीमाएं आएगी आएगी, 4 पॉइंट है, एक आएगा ही आएगा। भारत की राष्ट्र आय की गणना करते समय निम्न के साथ क्या व्यवहार करेंगे, भारतीय टाटा कंपनी द्वारा विदेशों में कार की बिक्री, तो ये निर्यात हो गया, निर्यात को जोड़ा जाता है। अमेरिकन बैंक की दिल्ली में स्थित शाखा द्वारा अर्जित लाभ, तो राष्ट्र आय पूछा उसने, विदेशों को का रखा है ये। ठीक है, इसको नहीं जोड़ा जाएगा, ऊपर वाला जोड़ा जाएगा, नीचे वाला नहीं जोड़ा जाएगा। उत्पाद का मूल्य निकालिए। उत्पाद का मूल्य क्या होता है, उत्पाद का मूल्य बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, घरेलू उत्पाद की
बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, भूमि की भी आपको क्या करना है, इसको इसको ये इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 360 और 80, 360 और 80, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए। टोटल बिक्री कितनी हो गई, बिक्री और निर्यात ये दे रखा है ना, 360 और 80 440, और अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर दीजिए, 60 में से ये आ गया आपका। क्या करना है आपको, मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो 360 प्लस 80, इन दोनों को जोड़ दीजिए और अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दीजिए, प्लस 20, 460 आएगा इसका आंसर, ठीक है। सिर्फ इनका यूज होगा, लास्ट वाले का कोई भी यूज नहीं होने वाला है, ठीक है जी। 460 इसका आंसर है, हलवा क्वेश्चन है, फ्री है, लड़कियों का बल्कि थोड़ा टफ था। उसके बाद है न्यून मांग क्या होती है, बोला था पूरा चैप्टर पढ़ के जाइएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की समस्या क्या होती है, ये तो आप लिख ही देंगे, और केंद्रीय बैंक इसको कैसे करता है, मौद्रिक उपाय बताइए, तो घर बोला था आएगा ही आएगा। अगर बोल रहा है भाई इनकम जो है वो 400 है, एमपीसी इतना है, इन्वेस्टमेंट इतनी है, तो भाई निकाल दे ऑटोनॉमस कंजम्पशन, निकाल दे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो सबसे पहले जो है सबसे पहले जो है y आपको दे रखा है, ठीक है, y आपको दे रखा है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले y इज इक्वल टू सी प्लस आई लगा देता हूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू सी प्लस आई लगा देता हूँ, y कितनी दे रखी है 4000, ठीक है। c यहाँ से निकालता हूँ, i कितना दे रखा है 500, इसको इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा 3500 इज इक्वल टू सी। पहले तो मैंने c निकाल लिया, अब c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी कितना मैंने निकाल लिया 3500 इज इक्वल टू सी बार मुझे निकालना है, बी कितना दे रखा है 0.8, और y कितना है 4000। तो 0.8 को 4000 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, 0.8 को 4000 से गुणा कर दीजिए, तो 3200 आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे घटा दीजिए, 300 आंसर आ जाएगा सी बार का। अच्छा जी, 300 आ जाएगा। कह रहा है किसके द्वारा रास्ता एक अनुमान सबसे बेहतर माने जाते हैं, डेटा का क्वेश्चन है, देख लीजिए, वी के आर वी राव, ठीक है, इसका सबसे सटीक माना जाता है। कह रहा भाई इनको जो है क्रोनोलॉजिकल में लगा दीजिए, ये तो लड़कियों वाला ही है, ठीक है। तो देख लीजिए, जनांकी के संक्रमण के द्वितीय सोपान का आरंभ 1921, भारतीय रेल 1853, 1907 स्वेज नैन 1869, ठीक है जी। तो क्या लगेगा, 1 2 3 4, तो आपका बैठ रहा है 3 4 3 4 2 1। तो देख लीजिए नीचे ऑप्शन 3 4 2 1 कहाँ पर है, 3 4 2 1 है भी कहीं, 3 3 4, गलत बोल दिया क्या मैंने, 3 4 2 1 है। पहले आया था रेल 1853, 1869, ठीक है, 3 4, और 3 4 जनांकी के द्वितीय सोपान 1921 ही तो आएगा, और टाटा आयरन की स्थापना, ये तो अभी आया था लड़कियों वाले में भी, तो यही तो बैठ रहा हमारा 3 4, टाटा 1907 है, 3 4 3 4 2 1। एक मिनट रुकिए जरा, हम लड़कियों वाले में टाटा आयरन की स्थापना है, टाटा आयरन की स्थापना भूल जा बार बार, टाटा आयरन की स्थापना कब को हुई है, टाटा आयरन की 1907 में ही तो हुई है। तो 3 4 2 1, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा नीचे को, 3 4 2 1 कहाँ भाई, 3 4 1 2, ये देख लेना गलत दे रखा है, ठीक है, डी है वैसे, अब गलत दे रखा कुछ, स्वतंत्र 3 4 1 बोल रहा है पहले, बता 1 और 2, तो 1921 और 1907, तो पहले तो 1907 आएगा ना, ये ऑप्शन क्वेश्चन में दिक्कत है बेटा इसमें। स्वतंत्र भारत में दूसरा औद्योगिक, दूसरा पूछा है, दूसरा लड़कियों में पहला बहुत चालू चीज है भाई, 1956 आ जाएगा। लघु उद्योगों, निम्न में से कौन से लघु उद्योगों के लक्षण है, श्रम प्रदान, रोजगार का सृजन, और उच्च उत्पाद शुल्क, सरकार का स्वामित्व। तो पहला और तीसरा ठीक है, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। उसके बाद कह रहा है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिला दीजिए, ठीक है जी, मिला देते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट निजीकरण का परिणाम है, बाह्य प्रापण वैश्वीकरण का परिणाम है, लाइसेंस व्यवस्था औद्योगिक का है, प्रशुल्क प्रणात्मक है। तो आपका आंसर बैठ रहा है 2 1
दो एक चार तीन, 2 1 4 3, तो ये हो गया जी आपका बी आंसर इसका। भौतिक पूंजी मानव पूंजी में मूल्यह्रास की प्रकृति समान होती है, ये कथन गलत है, अलग अलग होती है। भौतिक पूंजी से, भौतिक पूंजी में जो डेप्रिसिएशन होता है उससे नहीं बचा जा सकता, मानव पूंजी में जो डेप्रिसिएशन होता है उससे बचा जा सकता है। शिक्षा आयोग ने सकल घरेलू उत्पाद को कम से कम डैश प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की थी। आई थिंक 6% है शायद, ठीक है 6%। इसका मैं ओके नहीं हूँ, 6% है, देखें एटलीस्ट 6%। चलो देखते हैं इसका, बता के आपको पता है तो देख बता देना, 6 या 80 होगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य पर व्यय का एक रूप नहीं है? प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड चिकित्सा आयुर्वेद, सामाजिक सोशल मेडिसिन। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य पर व्यय का एक रूप नहीं है? अच्छा जी, प्रिवेंटिव मेडिसिन, चिकित्सीय आयुर्विज्ञान, सामाजिक आयुर्विज्ञान, इसका जो आंसर है वो डी होगा। ठीक है, दोपहर इवनिंग वाला पेपर थोड़ा टफ ही आता है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इसका डी है इसका आंसर। उसके बाद है कृषि विपणन में शामिल नहीं होता संग्रहण, परिवहन, संग्रहण, परिवहन प्रसंस्करण और उत्पादन। अच्छा जी, तो इसके अंदर जो है भाई, इसके अंदर जो है इसका जो आंसर आएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि भाई पूछो मत, सोचने में मजबूर कर, उत्पादन आएगा इसका। ठीक है, मछुआरा समुदाय निम्न में से किस समस्या से नहीं जूझ रहा? ले भाई, मछुआरा समुदाय, ये भी ग्रामीण विकास का ही क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास का, पर लोग किस समस्या से नहीं जूझ रहा? हाई रेट ऑफ इलिटरेसी, गरीबी, इसका आएगा आधारभूत संरचना। अच्छे देख लो कितना बढ़िया हुआ है। एमएसपी क्या होता है तो आपने डेटा से कर ही दिया होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस पे सरकार ये आश्वासन देती है कि एक मिनिमम प्राइस पे मैं आपकी फसल को खरीदने के लिए हमेशा तैयार हूँ। दो औद्योगिक क्षेत्र विनियमन को लिखिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के, राइट एनी टू डी रेगुलेशन से भी कर दिया होगा आपने। प्रवसन किस प्रकार मानव पूंजी का एक स्रोत है? ये तो बता दिया था, फिक्स क्वेश्चन है, स्रोत आएगा ही आएगा। मानव पूंजी मानव विकास कल ही बता दिया था, ये तो बुक का फिक्स में बताया था, आएगा ही आएगा। पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कल ही बताया था, पढ़ लिया हुआ है तो आपने सीधे सीधे हैं। आजादी की पूर्व संध्या पर भारतीय कृषि कृषि की 4 विशेषताएं लिखो, आधारिक संरचना के लिखो, तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, और ये तो इजी होता है। पहले क्या था और अब क्या है, इसका बस कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, और बस इसी डेटा को यूज करके एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। जैसे आपको लिखना था पहले अशोधित जनदर पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है, पहले इतनी थी इतनी हो गई, ये डेटा आना चाहिए आपके एक्सप्लेनेशन में। फ्री के नंबर होते हैं 4 नंबर, इसमें आप जैसी भी एक्सप्लेनेशन दोगे नंबर नहीं कटते, ये इसमें फायदा है। सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 दशक बीत चुके हैं, औद्योगिक क्षेत्र में इसके 2 अच्छे और 2 बुरे प्रभाव बताइए। ठीक है, किसके 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 अच्छे प्रभाव बताने? सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब कि एलपीजी के अच्छे और बुरे प्रभाव बताने, फायदे क्या हुए नुकसान क्या हुए। हरित क्रांति क्या है, ये कब हुई थी? 2 गुण 2 दोष, तो ऊपर वाला अगर समझना है तो नीचे वाला तो हलवाई क्वेश्चन है, ये लिख ही सकते हैं आप। उसके बाद ये दे रखा है लंबा चौड़ा, ग्रामीण विकास में साख का महत्व बताइए, साख क्या करता है। और क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द सक्सेस ऑफ लोवी टोली, लोवी टोली की सफलता में स्वयं सहायता समूह के योगदान को समझिए। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ऊपर पैराग्राफ से आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, लोवी टोली वगैरह क्या है, यहीं से आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ये तो आप लिख दोगे, साख का महत्व कि भाई साख किसानों के लिए कितना जरूरी है, साख की आवश्यकता अल्पकाल, दीर्घकाल और मध्यकाल इस पर्पस के लिए पड़ती है। लेकिन ये लोवी टोली जो है, ये लोवी टोली यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो भाई पेपर का लेवल ठीक है, एमसीक्यू में भाई दिमाग लगेगा, इसमें अच्छे एमसीक्यू हैं। ठीक है, मैं ही सोचने पे मजबूर हो गया
कि भाई क्या होगा। ठीक है, अच्छे एमसीक्यू हैं इसमें। मॉर्निंग शिफ्ट से थोड़ा टफ लेवल रहता है, उल्टे तो रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिमाग घुमा देते हैं। लड़कियों में भी ऐसा, 15वां क्वेश्चन बहुत अच्छा था लड़कियों में भी। ठीक है, तो आई होप अब आपका जो है भाई पेपर हो गया होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ये कर रहे थे कि भाई क्लासेस वगैरह कब शुरू होंगी। तो हमारी जो है कल से क्लास स्टार्ट है। ठीक है, प्री बोर्ड की, फाइनल की प्रिपरेशन के लिए। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9990158317 मेरा नंबर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।